Hello friends, today I Dhiru Chandra going to explain you Rugby Chapel by Matthew Arnold। ये BA सेकेंड ईयर की एक एलजी पोम है रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। सो आज इसको समझेंगे और इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको समझेंगे और फिर पोएम की समरी देखेंगे। सो रग्बी चैपल एक पर्सनल एलजी है। पर्सनल मीन्स जो अपने ही किसी प्रिय की मृत्यु पर लिखी जाती है। एक ऐसी पोम जो बहुत ज़्यादा ही मतलब सैड मूड में लिखी जाती है, उसे हम एलजी कहते हैं। सो इसमें पोएट अपने पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। तो ये इसके फादर के बारे में लिखी गई है, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड के बारे में लिखी गई है। इसमें रग्बी का मतलब स्कूल है और चैपल एक चर्च की तरह ही वर्शिपिंग प्लेस होती है। यू कैन सी द पिक्चर ऑन इट। तो ये एक चैपल है, यहाँ पे लोग वर्शिप करने आते हैं। जब पोम स्टार्ट होती है तभी कवि बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वो अपने पिता की स्मृति पर जोर देने लगता है। वो कहता है कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा क्रियाशील थे, बहुत ज़्यादा उत्साही थे और स्फूर्ति से भरे हुए थे। मतलब उसके पिता अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव एज वेल एज चेयरफुल होते हैं और जो कि आजकल के लोग नहीं हैं। इसीलिए वो अपने फादर को इस तरीके से याद करता है। पोएट रग्बी स्कूल जाता है, वहाँ पे जब वो चैपल को देखता है उसके बाद उसके मन में अपने पिता की यादें उभर आती हैं। वह सोचता है कि उसके पापा यहाँ पे कई वर्षों तक स्कूल के मास्टर रहे, यहाँ पे काम करा उन्होंने और पूरी लगन से काम करते थे। अर्नोल्ड को ये पूरा विश्वास है कि वे दूसरे किसी संसार में भी इसी प्रकार किसी कार्य में, अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे जैसे वे इस संसार में रहते थे। और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके फादर अब नहीं है, जबकि वो 15 ईयर्स बाद उस रग्बी स्कूल पे आया है और आज भी वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। मतलब उसे उसकी आत्मा की कॉन्शियंस उसे विश्वास करने नहीं दे रही। अब वो जब अपने फादर को याद करता है तो सोचते हुए वह मतलब जब अपने फादर को याद करता है तो ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अपने आप को असहाय स्थिति में पाता है कि वो अब अलोन है इस दुनिया में, वो अपने फादर की छत्र छाया के बिना है। वो अपनी एलजी में ह्यूमन फेट के बारे में बताता है कि मनुष्य के भाग्य कैसे उसकी ज़िंदगी में खेल खेलता है। वो सिर्फ अपने भाग्य के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह जाता है और कठिनाइयों के विरुद्ध व्यर्थ संघर्ष करता रहता है। वह ये सोचता है कि भाग्य में विश्वास से परिपूर्ण, मतलब भाग्य ही उसे चलाता है। वो भाग्य में पूरा विश्वास करता है। उसके अनुसार सभी मनुष्य समुद्र में तैरते हुए तैराक के समान है जो किसी ऊंची लहर के शिखर पर फंसा हुआ है और ये नहीं जानता कि वह किस ओर गिरेगा, क्योंकि ये सब उसके भाग्य के ऊपर निर्भर होगा कि वो राइट साइड गिरेगा या लेफ्ट साइड। ये रग्बी चैपल मानव के दुखद भाग्य का एक नमूना पेश करती है और ये विक्टोरियन एज को भी बताती है। इसको निराशावाद काल कहा गया है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे और उन चेंजेस को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसी मजबूत आस्था या विश्वास नहीं आया था, जिसकी वजह से लोग निराशा की तरफ गए और उसमें से पोएट भी वहीं उसी तरफ जाता है। सो इस एलजी में 3 थीम को डिस्कस करा गया है। पहला है मनुष्य की दुखद भरे भाग्य पर, मतलब दुख प्रकट करना, वो है पहली इसकी थीम। दूसरी थीम है थीम ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की थीम। तीसरी थीम है पोएट का विश्वास अपने भाग्य में। वो किस तरीके से विश्वास करता है? वो कहता है कि वी आर ऑल लाइक स्विमर्स इन अ सी, हम सब स्विमर्स की तरह हैं एक सी में। पोइज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ह्यूज वेव ऑफ फेट, हम सब बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ी वेव के ऊपर और जो वेव है वो फेट है,
फेट की है, मतलब भाग्य की वेव है। विच हंग्स अनसर्टेन टू विच साइड टू फॉल। अब इसमें हम बिल्कुल अनसर्टेन है कि वो हम किस साइड गिरेंगे। वो भाग्य की वो एक तरीके से वेव है जो हमें किसी भी तरफ गिरा सकती है। तो ये पोएट का मानना था। ये थर्ड थीम होती है रग्बी चैपल की। सो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट समरी थी। अब हम स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ पोएट एंड दिस इज़ chapel and it is located in the campus of Rugby School. ये Rugby School में है। Coldly, sadly descends the autumn evening, the fields strewn with its dark yellow drifts of withered leaves, and the elms fade into dimness apace, silent, hardly a shout. इन लाइन्स में कवि कहता है कि पतझड़ की एक इवनिंग होती है और वो बहुत ठंडी और मायूसी भरी है। स्कूल के चैपल पर उसकी जब दृष्टि पड़ती है तो उसके विचार पिता की ओर मुड़ जाते हैं। वहाँ पर वो बताता है कि येलो ड्रिफ्ट्स हैं, मतलब बहुत सारी लीव्स हैं जो येलोइश हैं और ट्रीज़ हैं वहाँ पे, लेकिन सब कुछ डिमनेस में है और वहाँ पे इतनी साइलेंस है, बहुत ज़्यादा साइलेंस है जो कि मायूसी को दिखाता है। From a few boys late at their play, the lights come out in the street, in the schoolroom windows, but cold, solemn, unlighted, austere. Through the gathering darkness arise the chapel walls, in whose bound thou my father art laid. वो कहते हैं कि कुछ बॉयज़ हैं जो लेट नाइट प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर लाइट आ रही है स्ट्रीट से, स्ट्रीट्स पे जो लगी होती थी, और उनका जब ध्यान स्कूल रूम विंडोज़ पर जाता है तो वो कहते हैं बट कोल्ड। यहाँ पे उनका जो बताने का तरीका है वो सैडनेस में चेंज हो जाता है। वो कोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। स्कूल रूम विंडोज़ से लाइट नहीं आ रही, अनलाइटेड है। और गैदरिंग डार्कनेस, वहाँ पे सब डार्क से भरा हुआ है, मतलब वहाँ पे मायूसी छाई है। और जब उनका ध्यान चैपल वॉल्स पे जाता है तो वो कहते हैं वहाँ पर मेरे फादर आर्ट लेटे हुए हैं। तो वो अपने फादर के बारे में ये बताते हैं। There thou dost lie in the gloom of the autumn evening, but that word gloom to my mind brings thee back in the light of thy radiant vigor again. अर्नोल्ड अब अपने पिता के जीवन के बारे में सोचता है। उनकी छत्र छाया में उन्होंने कभी दुख, मायूसी का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उनके पिता सदा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित और पुलकित रहते थे। मतलब वो एक रेडिएंट विगर की तरह थे, हमेशा उत्साहित, स्फूर्ति में रहने वाले इंसान, चाहे कोई भी परेशानी हो। उनकी प्रसन्नता अंधकार में प्रकाश की एक किरण के समान थी। ब्रिंग्स दी बैक इन द लाइट, तो वो एक तरीके से एक लाइटिंग लैम्प थे सबके लिए, मार्गदर्शक थे जो पोएट को बहुत पसंद आते थे। इन द ग्लूम ऑफ नवंबर वी पास्ड, डेज नॉट डार्क एट दाई साइड, द सीजन्स impaired not the ray of the buoyant cheerfulness clear. Such thou wast, and I stand in the autumn evening and think of bygone autumns with thee. वो कहते हैं कि ये जो नवंबर है वो उनका ग्लूम में पास हुआ और बहुत सारे डेज ऐसे गए जो जब वो हमारे साथ नहीं थे। सीजन्स भी निकल गए और सीजन्स का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा चेयरफुल रहते थे, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो उनके ऊपर फ़र्क डाले। सच दाउ वास्ट, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे। एंड आई स्टैंड इन द ऑटम इवनिंग एंड थिंक ऑफ बाईगॉन ऑटम्स विद दी, और मैं आज ऑटम इवनिंग में खड़ा हूँ और मैं उन बाईगॉन ऑटम्स को याद कर रहा हूँ जो मैंने उनके साथ बिताए, जो बहुत अच्छे थे। 15 years have gone round since thou arosed to tread in the summer morning the road of death at a call unforeseen, sudden for 15 years. वे कहते हैं कि 15 साल गुजर चुके हैं
और समर मॉर्निंग में एक ऐसा टाइम आया था कि जब उनके फादर को भी डेथ का रास्ते गुज़रना पड़ा। एक कॉल आई अचानक से, We who till then in thy shade rested as under boughs of a mighty oak have endured sunshine and rain as we might bear unshaded alone, lacking the shelter of thee. इसमें वे कहना चाह रहे हैं कि हमने वो 15 साल उनकी छत्र छाया में गुजारे और वो एक माइटी ओक की तरह थे। पोएट कहते हैं कि उनके पिता एक विशाल ओक वृक्ष के समान थे और उनकी छाया में सब वर्षा व धूप, मतलब जीवन की सभी समस्याएं व उलझनें उनसे दूर रहती थीं, वह उनसे सुरक्षित रहते थे जब वे अपने पिता के साथ थे। लेकिन 15 सालों मतलब पिछले 15 सालों से वे इस सुरक्षा से वंचित हो गए हैं और सभी प्रकार की परेशानियाँ उलझनें उनके सामने आ रही हैं और उन्हें उनका सामना करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज हुआ है सनशाइन एंड रेन से। और वो बेयर हैं, मतलब विदाउट एनी शेड, अनशेडेड एंड अलोन, वो अपने आप को अलोन बताते हैं, लैकिंग द शेल्टर ऑफ द दी मतलब उनके फादर, जो यहाँ पे ओक ट्री, माइटी ओक ट्री से सिंबलाइज करे गए हैं। ओ स्ट्रॉन्ग सोल, by what shore tarriest thou now? For the force surely has not been left vain, somewhere surely afar, in the sounding labour, house vast of being is practiced, that strength, zealous, beneficent, firm. तो वो बताते हैं अपने पिता के बारे में कि उनके पिता बहुत स्ट्रॉन्ग सोल थे और निश्चय ही वो अब जो जहाँ भी होंगे वहाँ पे वो भलाई का काम कर रहे होंगे, जीवों की सेवा में लगे होंगे। अवश्य ही वे थोड़े से मतलब उनके अंदर कमियाँ रही थीं, लेकिन वे अच्छे लोगों को अच्छाई की ओर जाने को प्रेरित करते रहे थे और बुरे कर्म करने वालों को पाप से रोक रहे होंगे, ये कहते हैं। उनकी शक्तिशाली आवाज़ अवश्य ही उन लोगों की आंखें खोल रही होगी जो अधखुली आंखों के कारण पाप व पुण्य के बीच अंतर करने में असफल रहकर पाप की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति का यूज़ करा है पोएट ने अपने फादर के लिए। वो कहते हैं कि वो इस दुनिया में तो अच्छे थे ही, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशेंट और फिल्म थे, स्ट्रेंथ थी उनके अंदर और वो बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन जहाँ भी उनकी सोल होगी वहाँ पे भी वो अच्छा कर रहे होंगे, उनकी वो मतलब उनकी वो स्ट्रेंथ वो वेन नहीं गई होगी। What is the course of the life of mortal man on the earth? Most men eddy about here and there, eat and drink, chatter and love and hate, gather and squander, are raised aloft, are hurled in the dust, striving blindly, achieving nothing and then they die. पोएट इन लाइन्स में कहता है कि एक मोर्टल मैन का लाइफ में होता ही क्या है। बहुत सारे मैन मतलब ज़्यादातर मैन एडी करते हैं, एडी मतलब घूमते रहते हैं, एक ही चीज़ पर खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चैटर, लव, हेट, इस राउंड में वो घूमते रहते हैं। वो गैदर करते हैं, स्क्वांडर करते हैं, चीज़ों को गैदर करना, उनको अपने पास रखना, और बस यही करते करते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये एक साधारण इंसान की कहानी जो बताते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को पाने में निकल जाती है, स्ट्राइविंग ब्लाइंडली, अचीविंग नथिंग। वो सिर्फ मटीरियल चीज़ों को अचीव करते हैं और क्योंकि वो कुछ नहीं होता, कुछ साथ नहीं जाता वो, इसीलिए वो अचीविंग नथिंग एंड देन दे डाई, और फिर वो अंत में पैरिश हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं और मरने के तुरंत बाद उन्हें भुला दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही क्या था। वो सिर्फ खाने पीने में लगे रहे, व्यर्थ की बातों में लगे रहे, प्रेम व घृणा में लगे रहे, अर्जित व व्यय में लगे रहे, समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाने में व उसे खो देने में ही सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं।
तो उसके बाद उनके लाइफ में कुछ नहीं बचते, वो पैरिश हो जाते हैं। परंतु असाधारण लोग वो अब उनकी बात बताते हैं जो असाधारण होते हैं, एक ना बुझने वाली प्यास से प्रेरित होते हैं। मानवता की सेवा की इच्छा, सद्कार्यों की इच्छा उन्हें प्यास के समान सताए रहती है। मतलब वो एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। Yes, I believe that there lived others like thee in the past, not like the men of the crowd who all round me today bustle or cringe and make life hideous, arid and vile, but souls tempered with fire, friend, heroic and good, helpers and friends of mankind. पोइट इन लाइन्स में कहते हैं कि हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि उनकी तरह, मेरे फादर की तरह इस दुनिया में लोग रहे होंगे, लेकिन वो केवल पास्ट में रहे होंगे, आज वो नहीं है। आज इस क्राउड में उनकी तरह कोई नहीं है। आज तो केवल हीडियस, एरिड एंड वाइल्ड, मतलब ऐसे लोग हैं जो एक बर्थ एंड डेथ की सर्किल में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ के कुछ ही पार्ट्स को देख पाते हैं। वो सोशल रिफॉर्मर नहीं बन पाते, वो मैनकाइंड के लिए काम नहीं करते, वो एक तरीके से इसी जीवन में कुछ चीज़ें, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो इस एलजी में पोएट दो लोगों के बारे में बात करता है, जो साधारण लोग होते हैं, जो अपना सारा जीवन खाने पीने में व्यर्थ कर देते हैं, और कुछ लोग असाधारण होते हैं जिनके अंदर दूसरों को आगे करने की, दूसरों की सेवा करने की, सद्कार्य करने की इच्छा रहती है, जो अपने फादर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वो, Servants of God or sons, shall I not call you, because not as servants ye know your father's innermost mind, his who unwillingly sees one of his little ones lost. Yours is the praise, if mankind hath not as yet in its march fainted and fallen and died. इन लाइन्स में पोएट अपने फादर के गुणों को बताते हैं और उनको प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पिता असाधारण इंसान की तरह थे, जो दूसरों की सेवा करते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रहते थे, चेयरफुलनेस के साथ, पूरे एनर्जेटिक, एक्टिव, एज वेल एज इन द ऑलवेज सर्विस। वो हमेशा दूसरों को सर्व करते थे। सो इस एलजी में पोएट अपने पिता की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं और उनके कार्यों पे दृष्टि डालते हैं कि वो एक असाधारण इंसान की तरह थे, जो केवल अपने लिए कार्य नहीं करते, दूसरों को भी उस जीवन की उस नौका को चलाने में मदद करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर मोर सच डिस्क्राइबिंग वीडियोज़, just subscribe Study Magic. Thank you very much.